चर्चा करने वाले हैं लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, और स्प्रिंग से मतलब है यहाँ बचपन से। तो खोया हुआ बचपन को लेकर के यहाँ एक लेखिका है अनीस जुंग। अनीस जुंग ने खोया हुआ बचपन कि बचपन कैसे खो जाता है उसे लेकर के अपना ये लेसन लिखा है। स्टार्ट करते हैं, जस्ट फॉलो मी। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मैं ढूंढ लेता हूँ 1 रुपया इन द गार्बेज। गार्बेज मीन्स कचरे का ढेर। कभी कभी मैं कचरे के ढेर में 1 रुपया ढूंढ लेता हूँ या 1 रुपया मिल जाता है। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I ask Sahib, मैं साहिब से पूछती हूँ। Whom I encounter, जिससे मेरा सामना होता है। Every morning, हर सुबह। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, जो तलाश कर रहा होता है गोल्ड, धन की, पैसे की। इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज मीन्स कचरा, डंप्स मीन्स ढेर। कचरे के ढेर में जो पैसा ढूंढ रहा होता है उससे मेरा रोजाना आमना सामना होता है। तो मैं उससे पूछती हूँ। और कहाँ पे? माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। मेरे पड़ोस में जो कचरे का ढेर है वहाँ साहिब पैसा ढूंढता हुआ मुझे मिलता है और मैं उससे पूछती हूँ तुम ऐसा क्यों करते हो? वाई डू यू डू दिस? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, sat amidst the green field of Dhaka. His home is not even a distant memory. साहिब left his home long ago. साहिब ने अपना जो वास्तविक घर था बहुत समय पहले छोड़ दिया था। Sat amidst, जो कि बना हुआ था। amidst मीन्स बीच में। द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में उसका घर बना हुआ था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, अब उसका घर डिस्टेंट मेमोरी में भी नहीं है, उसकी दूर दूर यादों में भी नहीं है। कहने का मतलब उसका घर उसकी यादों में है ही नहीं, दूर दूर तक उसकी यादों में नहीं है उसका घर। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, वहाँ कई सारे तूफान आए जो बहा करके ले गए दियर फील्ड्स, उनके खेतों को, एंड होम्स, और उनके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ उसको बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। दैट्स वाई, इसी कारण, दे लेफ्ट, इसी कारण उन्होंने अपना वास्तविक घर छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड, और फिर पैसे की तलाश में। इन द बिग सिटी, बड़े शहर में वो आ गए थे। वेयर ही लिव्स, वेयर ही नाउ लिव्स, जहां अब वो रहते हैं उस स्थान पर वो आ गए हैं, उसका परिवार, साहिब का परिवार। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए। ही मटर्स, वो बुदबुदाता है साहिब। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, इसलिए मैं कचरे के ढेर में पैसा ढूंढता हूँ। गो टू स्कूल, आई सेड ग्लीवली, realizing immediately how hollow the advice must sound. Go to school, स्कूल जाओ। I say glibly, मैंने थोड़ा चालाकी से, थोड़ा हंसते हुए कहा स्कूल जाओ। Realizing immediately, और तुरंत मुझे महसूस हुआ how hollow the advice must sound, कि मेरी ये सलाह इसके लिए बिल्कुल हॉलो है, बिना मतलब की है, खोखली सलाह है मेरी ये जो मैंने उसको दी है, स्कूल जाने की सलाह, क्योंकि ये स्कूल जाएगा ही नहीं। There is no school in my neighborhood. When they built one, I will go. साहिब कहता है there is no school in my neighborhood, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। When they built one, जब वो बना देंगे, I will go, मैं स्कूल चला जाऊंगा। If I start a school, will you come? I ask half joking, मैंने थोड़ा सा मजाक करते हुए उससे पूछा। If I start, यदि मैं स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम स्कूल आओगे? Yes, he says smiling broadly, और बड़ी सी मुस्कान के साथ, ब्रॉडली, चौड़ी मुस्कान के साथ, बड़ी मुस्कान के साथ उसने कहा हाँ तुम शुरू करो, मैं स्कूल आऊंगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों बाद मैं देखती हूँ वो मेरे पास दौड़ के आया और उसने पूछा Is your school ready?
क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. It takes longer to build a school. स्कूल बनने में समय लगता है. I say, मैंने उससे कहा, embarrassed, और मैं परेशान थी, at having made a promise, कि मैंने उससे वायदा किया था स्कूल खोलने का, that was not meant, जिसका कोई मतलब ही नहीं था उस वायदे का, कि ये वायदा पूरा ही नहीं होना था, और मैं परेशान हो गई कि मैंने इससे वायदा क्यों कर लिया. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन मेरे जैसे वायदे इनके bleak world में, इनके रूखे संसार में, इनके खाली संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं. कोई ना कोई आता है और इनसे वायदा कर जाता है अच्छे काम के लिए, और कोई उस वायदे को पूरा नहीं करता है. After months of knowing him, कई महीनों तक उसको जानते हुए, I ask him his name, Sahib A Alam, he announces he does not know what it means. कई महीने हो गए जब उसको जानते हुए. I ask him, मैंने उससे पूछा, his name, उसका नाम, साहिब ए आलम, he announces, उसने बताया कि नाम उसका साहिब ए आलम है. He doesn't know what it means, उसको ये भी नहीं पता कि इस नाम का मतलब क्या है. If he knew its meaning, यदि इसको पता लग जाए इसके अर्थ का, नाम के अर्थ का, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि इसके नाम का अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी, साहिब ए आलम का अर्थ है ब्रह्मांड का स्वामी, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो मुश्किल से ही उसको विश्वास होगा कि मेरे नाम का मतलब ब्रह्मांड का स्वामी है और मैं कचरा बीनने का काम करता हूं और गरीब हूं. अनअवेयर ऑफ दैट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वो इस बात से अनअवेयर था, अनजान है, इस बात से अनजान है कि वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, कि उसके नाम का क्या मतलब है. ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है. एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, एक पूरी की पूरी सेना है इन नंगे पैर वाले लड़कों की, हु अपीयर, जो निकलते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे सुबह सुबह चिड़ियाएं निकलती हैं, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर होते होते ये लोग अपने घरों में चले जाते हैं. तो उन चिड़ियों के झुंड के साथ इनकी तुलना की है नंगे पैर चलने वाले लड़कों की, कि जैसे सुबह चिड़ियाएं निकलती हैं सुबह सुबह, ऐसे ही ये बच्चे कचरा बीनने के लिए निकलते हैं. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कई महीनों से देखते देखते मैं अब प्रत्येक को उनमें से पहचानने लगी हूं, मैं पहचानती हूं प्रत्येक लड़के को. Why aren't you wearing चप्पल्स? I ask बन, मैंने एक से पूछा कि तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहनी हुई हैं. My mother didn't bring them down from the shelf, he answers simply. उसने सामान्य सा जवाब दिया कि मेरी माँ उनको अलमारी में से निकालती ही नहीं है, या टांड पे रखी रहती हैं, वहां से उनको निकाल कर ही नहीं देती है. Even if she did, he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match. Even if she did, यदि इसकी माँ उतार के भी दे दे इन चप्पलों को टांड पर से या अलमारी में से, he will throw them off, ये लड़का उनको उतार देगा. At another, दूसरे लड़के ने कहा इस बात को, who is wearing shoes, जिसने जूते पहने हुए हैं, that do not match, और वो जूते मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब बेमेल जूते हैं, एक जूता कोई दूसरे नंबर का है, एक जूता दूसरे नंबर का, या फिर एक जूता कोई दूसरे कलर का है और दूसरा जूता दूसरे कलर का है. तो इस तरह के जूते पहने हुए इस लड़के ने बोला, यदि इसकी माँ उतार भी देती है चप्पलों को, अलमारी में से निकाल भी देती है, तो ये उनको उतार देगा, पहनेगा ही नहीं. When I comment on it, जब मैंने उसके जूतों पर टिप्पणी की कि तुम्हारे जूते बेमेल हैं, अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग नंबर के हैं, he shuffles his feet and say nothing, उसने अपने पैर इधर उधर रगड़े, आगे पीछे किए, and say nothing, और उसने कुछ भी नहीं कहा. I want shoes, says a third boy, तीसरा लड़का बोला, मुझे जूते चाहिए. Who has never owned a pair all his life, जिसने अपने जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूते पहने ही नहीं. Traveling across
the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. देश की यात्रा करते हुए आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर चलते हुए, इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर, सब जगह बच्चों को मैंने नंगे पैर चलते हुए देखा है. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये धन की वजह से नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन. एक स्पष्टीकरण तो ये है कि परंपरा है नंगे पैर चलने की, ये धन की वजह से नहीं है. एक स्पष्टीकरण तो ये है इस बात का. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. मैं सोचती हूँ इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, ये तो सिर्फ एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, समझाने का, अ परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि जो गरीबी की जिस लगातार स्थिति में ये लोग हैं, उस गरीबी को स्पष्ट करने का ये तो बहाना है कि इनका ट्रेडिशन है, ये इनकी तो परंपरा है नंगे पैर घूमने की, तो ये गरीबी को छुपाने का एक बहाना है. आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी. मुझे एक कहानी याद है जो एक उदीपी के व्यक्ति ने मुझे बताई थी. एज अ यंग बॉय ही वुड गो, उस कहानी में उसने बताया था कि एक लड़का था, ही वुड गो, वो जाता था, वो लड़का जाता था. और कहाँ जाता था वो लड़का? वो लड़का जाता था टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. वो अपने स्कूल जाता था और एक पुराने मंदिर के पास में होकर के गुजरता था. वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके पिता एक पुजारी थे उस मंदिर में. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज. वो थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुकता था और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था वो वहाँ. 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उस कस्बे में गई. एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एयर ऑफ डिसोलेशन. मैं उस कस्बे में गई और उस कस्बे के मंदिर में गई, विच वॉज डाउन, जो अब डूबा हुआ था, जहाँ पे पसरा हुआ था उस मंदिर में क्या चीज़, एन एयर ऑफ डिसोलेशन, निर्जनता का वातावरण, एकांत का वातावरण था वहाँ उस मंदिर में. इन द बैकयार्ड, और उस मंदिर के पीछे जो आंगन था, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ एक नया पुजारी रहता था. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी पीछे आंगन में. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का आया जिसने कपड़े पहने हुए थे ग्रे कलर के, सलेटी रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी उसने. बियरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और मोजे भी पहने हुए थे. अराइव्ड पंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, वो हाँफते हुए पहुंचा और उसने अपना बैग, अपना जो स्कूल बैग था, उसको फेंक दिया फोल्डिंग बेड पे, बिस्तर पे फेंक दिया आकर के. लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, मुझे वो प्रार्थना याद आ गई जो एक लड़के ने की थी देवी के सामने. व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, और जब अंत में जब उसको एक जोड़ी जूते मिल गए. लेट मी नेवर लूज दैम, मुझे इन जूतों को कभी खोना नहीं है. जब उसको अंत में जूते मिल गए थे. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना पूरी कर दी थी. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, अब पुजारियों के लड़के उसके जैसे अब जूते पहनते हैं, जूते पहनते थे. बट मैनी अदर्स, लेकिन बहुत से, लाइक द रैग पिकर्स, कचरा बीनने वाले, इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन बहुत से कचरा बीनने वाले मेरे पड़ोस में अभी भी बिना जूतों के ही रहते हैं. इस लेसन के मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट का आज का अंतिम पैराग्राफ होगा, इसको पूरा करते हैं. अंतिम पैराग्राफ रहेगा थर्ड पार्ट 1 का. ये माई अक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस
on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. My acquaintance with the barefoot rag pickers. मेरी पहचान नंगे पैर चलने वाले कचरा बीनने वाले लोगों के साथ. रैग पिकर्स मीन्स कचरा बीनने वाले और बेयरफुट नंगे पैर कचरा बीनने वालों के साथ मेरी पहचान लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी की ओर ले जाती है. अ प्लेस, एक स्थान, ऑन द पेरिफ्री ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की सीमा पर है, यट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, दूसरे रूप से हम कहें, मेटाफोरिकली कहें, दूसरे रूप में कहें तो ये दिल्ली से बहुत दूर है. ये स्थान माइल्स अवे है, वैसे तो कहने को दिल्ली में है लेकिन दिल्ली से बहुत दूर है. दोज हु लिव देयर, वो लोग जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वाटर्स, ये अतिक्रमणकारी हैं, अतिक्रमण किया इन्होंने यहाँ आकर के, स्क्वाटर्स हैं. हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, ये लोग बांग्लादेश से आए थे 1971 में. साहिब्स फैमिली इज अमंग दैम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय 1971 में सीमापुरी बिल्कुल एक जंगली और निर्जन स्थान था, कोई नहीं रहता था यहाँ पे. इट स्टिल इज, और अभी भी ये तो ऐसा ही स्थान है, उपेक्षित सा स्थान. बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली जरूर नहीं है. यहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, निर्जन स्थान जरूर नहीं है लेकिन अभी भी सुविधाओं से वंचित स्थान जरूर है ये. इन स्ट्रक्चर ऑफ मर्ड्स, मिट्टी के घरों में, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पोलिन, जिन पर टिन की या त्रिपाल की छत बनी हुई है जिन मिट्टी के घरों पे. डिवॉइड ऑफ सीवेज, यहाँ पे ना तो सीवेज है, मल को निकासी का स्थान है, गंदे पानी के निकासी स्थान है. ड्रेनेज, और ना ही यहाँ पे नालियाँ हैं जल निकासी के लिए. और रनिंग वाटर, और ना ही यहाँ पे पीने वाला पानी है, ना तो पीने वाला पानी आता है यहाँ पे, ना ही यहाँ पे सीवेज हैं, मल निकासी के लिए नालियाँ, और ना ही ड्रेनेज, ना अतिरिक्त पानी को निकालने वाली नालियाँ हैं यहाँ पे. और रनिंग वाटर, ना ही यहाँ पानी आता है पीने के लिए. लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं. दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वो यहाँ रह रहे हैं पिछले 30 सालों से ज़्यादा से, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स, बिना परमिट्स के लेकिन राशन कार्ड उनके पास हैं. दैट गेट्स दियर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिन राशन कार्ड की वजह से इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है. एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिसकी वजह से, राशन कार्ड की वजह से ये बीपीएल में आकर अपना अनाज खरीद लेते हैं ये लोग, इनको अनाज खरीदने को मिल जाता है राशन कार्ड की वजह से. फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, जीने के लिए भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय किसी पहचान के. इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव here than in the fields that gave us no grain. If at the end of the day, यदि दिन की समाप्ति पर, शाम के समय, we can feed our families, हम हमारे परिवार के लोगों को खाना खिला सकें, and go to bed without an aching stomach, और हम सोने के लिए जा सकें बिना पेट दर्द के, कहने का मतलब बिना पेट भर के सोने के लिए हम जा सकें. we would rather live here, हम यहीं रहना पसंद करेंगे. देन इन द फील्ड्स, बजाय उन खेतों के, दैट गेव अस नो ग्रेन, उन खेतों के जो हमें अनाज ही नहीं देते. से अ ग्रुप ऑफ वुमन, ऐसा औरतों का एक समूह इस बात को कहता है. इन द टैटर्ड साड़ीज, जिन्होंने फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई हैं. व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि तुमने अपने हरे भरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ा, तो फटे टूटे साड़ी पहने हुए महिलाओं का समूह कहता है कि यदि हम हमारे घर वालों को शाम के समय पेट भर खाना खिला दें तो इससे ज़्यादा अच्छा और कोई काम नहीं है. और यहाँ हमको कम से कम खाना मिल जाता है, उन खेतों से हमको अनाज भी नहीं मिलता, ऐसा महिलाएं लेखिका को बताती हैं. Whenever they find food, wherever they find food, they pitch their tents. That survival in
वापस से लेते हैं। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं उनको भोजन मिल जाता है, दे पिच दियर टेंट्स, वहीं वो अपना टेंट तान लेते हैं। बिकम ट्रांजिट होम्स, और वही उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन दियर सर्वाइवल्स, और वो उनके जीविकोपार्जन में उनके साथी बन जाते हैं। सर्वाइवल मीन्स जीने के लिए जो अर्जन किया जाता है, जीविका चलाने के लिए जो काम किया जाता है, उसमें वो उनके साथी बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीविका का जो एकमात्र साधन है वो कचरा बीनने का साधन है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, लगातार कई सालों से ये काम कर रहे हैं तो उनके कला का रूप ले लिया है कचरा बीनने ने। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कचरा पैसे धन के जैसा है, सोने के जैसा है, क्योंकि वो कचरे में उनको कभी कभार रुपया पैसा पड़ा हुआ मिल जाता है और उसमें से चीज़ों को वो ले जा करके बेच देते हैं। इट इज़ दियर डेली ब्रेड, यही कचरा उनके लिए रोजाना की रोटी है। अ रूफ ओवर दियर हेड्स, यही कचरा उनके सिर के ऊपर छत का काम करता है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, यद्यपि ये टपकती हुई छत है, कहने का मतलब उनको केवल रोटी ही रोटी मिलती है इस कचरे से, और कुछ नहीं मिलता, चाहे लीकिंग रूफ है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए तो कचरा इससे भी ज़्यादा कहीं कुछ है, वो कचरे में पैसा पाने की उम्मीद करते हैं। तो यहीं पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। अगले यहाँ से हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, इस जगह से हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। यहाँ से आई समटाइम फाइंड से हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। यदि आपको मेरा लेसन पसंद आया है तो ज़रूर आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को।